इसको ऐड करना है। पैसे बीच में कैसे लेके जाते हैं, मतलब पैसे दे दिए जिन्होंने जमा हो गए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मार्कर में इंक इंक तो डाल दी थी क्या आपने? आवाज आ रही है क्या मेरी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? कहते हैं ना वो, हेलो हेलो हेलो, एनी नेटवर्क प्रॉब्लम? और सब बढ़िया हो, मजे में हो? शनिवार है, पक गए मुझसे 7 दिन 6 दिन क्लास लेते लेते। कल संडे है, संडे को एंजॉय करिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आगे देखो, मैं बात कर रही थी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा पर, ये लास्ट टॉपिक है चूंकि, समस्थानिक के प्रभाव के बारे में बच्चों में बात कर रही थी आपसे। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से कहा था। क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था? मैं खुद भूल गई। अरे मजाक कर रही हूं, देखना। मैंने क्या बोला? 2 चीजें बताई। पहला तो बोला कि जब भी किसी परमाणु में किसी एक एटम को उसके आइसोटोप से आप रिप्लेस करेंगे, तो मैंने क्या बोला? एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बोला? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस परिवर्तित नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना, मैं ये जो चीज बताती हूँ ना आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ये बुक में भी नहीं दी हुई होती है चीजें। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो मैंने अपनी तरफ से स्टडी किया, मतलब और बुक से, खुद से तो कभी कुछ पढ़ाया नहीं, और बुक से मैंने स्टडी करके, कि पर्सनली सीबीएच या जेपीएससी नहीं पढ़ा है, एक्स्ट्रा बुक्स को भी फॉलो किया है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से मैं थोड़ा चाहती हूँ कि आप जितना मुझे आता है कम से कम उसका उसका 10% भी अटेंड कर ले, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी एकदम कांच की तरह क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रखना, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये चीजें ना, ये कहीं नहीं दी हुई है। आपको सोच रहे हो कि हमको बुक से मिल जाएगा या नोट्स में, तो खैर मेरे हैंड रिटन है, तो उसमें हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगा, मैंने खुद से लिखे हुए हैं, तो आप आराम से देख सकेंगे। तो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलता। दूसरा क्या बोला मैंने? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं बदलती, चूंकि मैडम हम अच्छे से जानते हैं कि ई जे बार बराबर बी जे जे प्लस 1 होता है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही है। बी बराबर क्या होता है? बी बराबर होता है H² अपॉन 8 पाई² IC। यही तो था। अरे ये बार में मैंने क्या किया था? जूल को सेंटीमीटर इनवर्स में बदलने के लिए मैंने HC से डिवाइड किया था। वही किया है मैंने, HC से डिवाइड किया, तो यहां मैंने बार लगा दिया था और ये सेंटीमीटर इनवर्स में बदल गया था। मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदलेगा, किन्हीं 2 परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी नहीं बदलेगी, तो बताना मुझे फिर किसका इफेक्ट पड़ेगा? मैडम मुझे तो इतना पता है, आप जिस हिसाब से कह रही हो, मुझे बस इतना पता है, H कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और मुझे घूर्णन स्थिरांक पर ही तो इफेक्ट देखना है। घूर्णन स्थिरांक पर ही तो इफेक्ट देखना है आइसोटोप का। अगर मैंने ऐसी बात की है, तो मैडम आप फिर ये कहना चाह रही हो कि I बराबर μr² होता है, ये तो हमें पता है। अरे वाह,
हम जानते हैं तो कि आई बराबर म्यू आर स्क्वायर होता है, देयर इज नो डाउट। मैं आपने अरे अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई मैडम, ये आर जो है इसका तो आपने बता दिया कि चेंज ही नहीं होता, आर एक्चुअली इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही तो है। मैडम आर नहीं बदलेगा तो फिर क्या बदलेगा? अरे बच्चों फिर मैडम एक ही चीज बची मेरे पास, म्यू, और म्यू का फॉर्मूला तो हम अच्छे से जानते हैं, यानी कि फिर बात होगी मास की। किसकी बात होगी? मास की बात होगी। होगी या नहीं होगी? ये मास की बात हो गई, सही बात कह दी। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या म्यू के नहीं है? और अगर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, देन B I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो व्यू B जो है वो I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और B किसके प्रोपोर्शनल होगा? म्यू के। कहने का मतलब मेरा क्या है कि मैंने C डबल बॉन्ड O लिया, इसका 12वां समस्थानिक लिया और इसमें 13वां समस्थानिक लिया, तो ना तो ये डिस्टेंस बदली, ना तो ये डिस्टेंस बदली, और ना ही इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास जितने हैं उतने रख तू अपने पास, ऑक्सीजन के पास जितने हैं उतने रख, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बदला है। तो फिर बदला क्या? फिर बदला मैडम ये 12 ग्राम पर मोल है, ये 13 ग्राम पर मोल है। ग्राम की बात कर दी तो मैडम आप मास की बात कर रही हो। इट मींस जब भी किसी एटम को उसके आइसोटोप से प्रतिस्थापित या रिप्लेस करेंगे तो हम अच्छे से जानते हैं कि बी का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है म्यू पर, यानी कि अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो बी का मान कम हो जाएगा। तो आप बताओगे कि इन दोनों में से बी की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम? ये माना फर्स्ट है। अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका रिप्लाई 2 मिनट में देंगे मुझे। बी का मान किसमें ज्यादा होगा और किसमें कम? जल्दी बताओ। 4 ही पार्टिसिपेट, क्यों बताओ? अरे सो रहे हो क्या? बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। अरे जब मास बढ़ेगा बी की वैल्यू कम होगी। इसमें मास 12 है, इसमें 13 है, कितना आसान है। इसमें बी की वैल्यू कम हो जाएगी। इट मींस किसी परमाणु को उसके आइसोटोप से रिप्लेस किया जाए तो हमेशा हमेशा बी का मान कम हो जाता है, यानी कि घूर्णन स्पेक्ट्रा की लाइनें हमें थोड़ी कम दूरी पर दिखाई देंगी। ये इफेक्ट है किसका? घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव। घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें। आप में से वैसे बताना, आप सो रहे हो कि जग रहे हो? कौन कौन स्टूडेंट है? कौन कौन नाम, कौन कौन से? प्रियंका, हाँ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा सो रहे हो कि जग रहे हो? बताना जल्दी मुझे। नीरज, अगर अभी 2 सेकंड में आपने बात नहीं की तो मैं इसको मीटिंग को लीव करवा दूंगी मैडम से कह के आपकी। कर दो लीव, इसको हटाओ। है ही नहीं तो क्या मतलब है? हाँ हटा दो। एक बार और, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो? मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही नीरज को? कर दो लीव, कर दो लीव कर। कोई मतलब ही नहीं है ऐसे स्टूडेंट का रहने का, कि मतलब ही क्या है? बोल ही नहीं रहे तो हटा दो। लीव नहीं होगा ये? हाँ इसको लीव कर दो यहाँ से। मोर मोर, मोर में आएगा। हाँ पुट पुट इन वेटिंग रूम, पुट इन वेटिंग रूम। हाँ दिव्या,
मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, ये बीच में नंबर किसका है 8529 करके? ये नंबर किसका है 8529 करके? कौन है ये? कृतिका। कृतिका, आवाज आ रही है मेरी? कृतिका, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, एक खुद अरुण सर है, चार ही है ना बस, तीन बच्चे हैं ये। कृतिका, कृतिका, आवाज आ रही है मेरी? तो एक घंटे से आप जवाब क्यों नहीं देते हो इतनी धीरे धीरे? सुनाई क्यों नहीं देता आप लोगों को? मैंने क्वेश्चन पूछा, आप लोगों ने जवाब भी नहीं दिया। कौन है मीना और नीरज? ना ना, कोई जरूरत नहीं है, सुनी नहीं रहा तो, सॉरी, सुनी नहीं रहा तो एक बार और ऐड करके देख लो, फिर पूछ के देख लेना। अब चलें, हम चल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। दो चैप्टर यहां कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 3 जिसका नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है ध्यान रखना। आपने घूर्णन में पढ़ा, घूर्णन में क्या पढ़ा? जब कोई अणु कॉन्टिन्यूअसली घूमते 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 एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, जब कोई अणु ऐसे घूमते घूमते एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाए, तो आप उसमें कहा था कि मैडम ये घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब वाइब्रेशनल में क्या होगा? कंपन करेंगे अणु ऐसे, जैसे कोई तार, तनी हुई डोरी बांधो और इस तरीके से वो हिल रही है, तनी हुई डोरी इस तरीके से कंपन होंगे कंटिन्यूअसली, ऐसे ऐसे कंपन होते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा? कंपन करता हुआ अणु या परमाणु जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है, मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में पहुंचता है, तो इसका फील्ड फील्ड होता है आईआर क्षेत्र में, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड यानी कि मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब समझना, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाने के लिए, या मैं ये कहूं कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिखाने के लिए आईआर क्षेत्र के बराबर ऊर्जा चाहिए। अगर इससे कम ऊर्जा दी तो अणु वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दिखा पाएगा। यानी कि ये कौन से फील्ड में होता है? आईआर फील्ड में होता है, इसलिए इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, जिसे आप सेकेंड ईयर के अंदर आईआर और यूवी दोनों पढ़ के आए हैं, जिसमें यूवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है, और ये कौन सी कहलाती है? इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ये जैसे जैसे चलते गए आप आईआर के क्षेत्र, तो यहां मिल गया। अब ये ध्यान रखना, इसमें इसमें जो एनर्जी चाहिए होती है वो घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने से थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। यानी कि आईआर के लिए माइक्रोवेव से, आईआर के लिए माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है बच्चों। तो अगर ज्यादा चाहिए होती है तो आप सोचो, ये आईआर तक पहुंचने से पहले उसे माइक्रोवेव से गुजरना पड़ेगा। यानी कि कोई पदार्थ अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम दिखाएगा तो उससे पहले ही वो घूर्णन स्पेक्ट्रम भी दिखा देगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे आप वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे, एनर्जी को अगर वाइब्रेशनल के इक्वल लेके जाना है, तो वाइब्रेशनल से पहले उसे पहली सीढ़ी पे घूर्णन मिल जाएगा, तो वो पहले तो अपने साथ घूर्णन लेके जा, फिर उसके बाद वाइब्रेशनल पर पहुंच। इसलिए ये शुद्ध
कंपन स्पेक्ट्रा ना कहला के इसे घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा। और इस विज्ञान को घूर्णन कंपन यानी रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम, 3 नाम बताए, तीनों नाम का रीजन बताया। पहला तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या रीजन है? कंपन करता हुआ अणु जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचेगा तो जो स्पेक्ट्रम की लाइनें प्राप्त होंगी, स्पेक्ट्रम की लाइनें जो प्राप्त होंगी वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानी जाएंगी। और चूंकि इसको एनर्जी इंफ्रारेड क्षेत्र से मिलती है इसलिए इसको इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त स्पेक्ट्रो अवरक्त होता है, अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। सही लिखी थी मैंने पहले स्पेलिंग, थोड़ा डाउट था स्पेलिंग में। अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है मैंने क्या बोला कि आईआर को हमेशा माइक्रोवेव से अधिक एनर्जी चाहिए होती है, यानी कि उसे अगर आईआर तक पहुंचना है तो रास्ते में ही उसे पहले माइक्रोवेव को फेस करना पड़ेगा। तो अगर माइक्रोवेव को फेस करना पड़ेगा तो वो अपने साथ उस माइक्रोवेव फील्ड को लेते हुए ही तो पहुंचेगा वाइब्रेशनल पर, और वाइब्रेशनल पर पहुंचेगा तो पहले उसमें घूर्णन स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे फिर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। इसलिए इन्हें घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा या इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। अरे मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे आप अपने घर से बहुत कॉमन एग्जांपल लूं, जैसे आप अपने घर से भरतपुर में बिहारी जी मंदिर की साइड होते हुए आप कॉलेज की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में ये माना आपका घर है, बीच में बिहारी जी मंदिर है और यहाँ पे आपका कॉलेज है, तो आप बीच में चलते चलते यहाँ पे आपको बिहारी जी मंदिर तो पड़ेगा, यानी कि इस मंदिर के दर्शन करते हुए, भले ही बाहर से करो, मंदिर के दर्शन करते हुए ही आप कॉलेज पहुंचोगे। यानी कि अभी पेट्रोल आपका आधा खर्च हुआ है, इसको पूरा खर्च करने के, ऐसा तो है नहीं उड़ के आ गए और आधे पेट्रोल में यहां पहुंच गए, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। हमें तो इस रास्ते को फेस करना पड़ेगा, और अगर इस रास्ते को फेस करेंगे तो हमें इसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं घर से निकले और डोरेमोन का एनीवेयर डोर निकाला और ले डोर खोला और उससे कहीं भी जहां चाहे वहां पहुंच गए। डोरेमोन जो एक कार्टून आता है, कार्टून वो मैं बहुत देखती हूँ, मैं 2 ही देखती हूँ कार्टून में, तो शिनचैन और डोरेमोन, तो दोनों क्या होता है, ये तो खैर 21वीं शताब्दी 22वीं शताब्दी की बात है, बता दी कि कभी एनीवेयर डोर आएगा, उससे पहले तो अभी आप स्कूटी और साइकिल और पैदल ही आ रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अपने घर से चले और उड़ के आ गए, उड़ के भी आओगे तो भी रास्ते फेस करने पड़ेंगे। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे मुझे माइक्रोवेव फील्ड मिल जाएगा और यहाँ पे मुझे इंफ्रारेड फील्ड मिलेगा, तो ऐसा तो है नहीं। पहले तो पदार्थ यहाँ पे घूर्णन स्पेक्ट्रम दिखा देगा, उसके बाद घूर्णन स्पेक्ट्रम के साथ ही चलेगा आईआर की ओर। तो इस प्रकार कंपन स्पेक्ट्रा कभी भी हमें शुद्ध नहीं मिलेंगे। शुद्ध नहीं मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, के साथ साथ हमें घूर्णन स्पेक्ट्रम भी मिलेंगे, इसलिए इसको कंपन घूर्णन या घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। आया या समझ में नहीं आया? आया या नहीं? अरे 2 बार बता दिया, अब तो आ ही गया होगा। आईआर के एप्लीकेशंस देखते हैं। आईआर के पहले एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे सामान्य कंपन विधाएं, और फिर शुरू करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद उसकी वही फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला डिस्क्राइब करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके बाद उसके ऊर्जा स्तर आरेख बनाने पड़ेंगे, स्पेक्ट्रम शो करेंगे। स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, स्पेक्ट्रम बनाने के बाद में स्पेक्ट्रम लाइन बनाएंगे। स्पेक्ट्रम लाइन बनाने के बाद में जैसे वहां नॉन रिजिड रोटेटर पढ़ा था, ऐसे यहाँ पे फिर हार्मोनिक ऑसिलेटर के अलावा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे। और एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ते ही मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद शुरू होगी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ज्यादा टाइम नहीं है रमन में, तो ये थोड़ी बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तो वैसे ही बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा नहीं है, 2-3 चीजें हैं। उन्हें पढ़ा के इस चैप्टर को, ये यूनिट एक्चुअली में ये यूनिट और फर्स्ट यूनिट ही सबसे बड़ी है। जितना टाइम आप देखोगे ना, ये या तो ये यूनिट लेगी या फर्स्ट यूनिट लेगी। सेकंड यूनिट तो इतनी छोटी है कि मानो कि मैं कोशिश करूंगी कि उसे 3 दिन में खत्म करा दूं, और 3 दिन में नहीं, 2 ही दिन में खत्म करा दूं। उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट की ओर चलेंगे। तो देखिएगा, अवरक्त स्पेक्ट्रम के
आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो है किसी भी बंध का बल स्थिरांक ज्ञात करना। आप तो बस ध्यान से समझो, लिखा सब कुछ हुआ है बुक में, नोट्स में। बल स्थिरांक जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, ज्ञात करना। अभी चूंकि मुझे फॉर्मूला डिस्क्राइब करना बाकी है, अभी मैंने नहीं किया है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करूंगी तब, लेकिन यहां डायरेक्ट यूज कर रही हूं मैं। क्या कर रही हूं? न्यू बराबर 1/2 पाई सी √k/म्यू। ये फॉर्मूला होगा, ये न्यू बार है, एच वही सेम जैसे वहां पे ईजे में एच सी का भाग दिया तो ईजे बार बन गया, यहां न्यू में भाग देंगे तो वो न्यू बार बन जाएगा। ये एनर्जी है, ध्यान रखना। वहां पे एनर्जी मैंने ईजे से रिप्रेजेंट की थी, यहाँ पे एनर्जी में न्यू बार से। अभी इसको यहीं पे ऐसे ही याद रखो, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो वहां समझ में आएगा कि कैसे आया। मुझे के का मान निकालना है, के बल स्थिरांक है, इन सबका कर दो स्क्वायर, कर दो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1/4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हट जाएगा, के की वैल्यू निकालनी है, सबको इधर ले जाओ तो के बराबर क्या आया? के बराबर आया 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर न्यू बार का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के द्वारा हम के की वैल्यू क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां सी क्या है? जहां सी है क्या? सी प्रकाश का वेग है, सी प्रकाश का वेग है, पाई पाई है, 4 4 है, म्यू समानी द्रव्यमान है, रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सी क्या है? प्रकाश का वेग। न्यू बार क्या है? एनर्जी है। जब हम दो एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तब निकालेंगे वहां पे। तो पहला अनुप्रयोग क्या हो गया कि किसी बंध का बल स्थिरांक ज्ञात करना। सेकंड क्या है? किसी यौगिक की पहचान करना, किसी यौगिक की पहचान करना। बहुत ज्यादा टाइम नहीं, तो जल्दी जल्दी करवा रही हूं मैं, क्योंकि आपके नोट्स में फिर बोलोगे करवाए नहीं, पेपर में पूछता है। किसी यौगिक की पहचान। इसे समझने से पहले आपने सीआईडी कभी देखा? जासूस वाले नाटक आते हैं जो, जासूस वाले, आपने देखा होगा कि अभी अभी जो केस चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत वाला, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करते हैं। फिंगरप्रिंट्स जैसे मैंने यहाँ पे किसी का मर्डर कर दिया और मैंने यहाँ से उठा के ये पानी पिया, और पानी पीते ही इस बोतल पे मेरे फिंगरप्रिंट के निशान आ गए। सीआईडी क्या करती है? यही चेक करती है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सामान पर, कहीं ना कहीं, कहते हैं ना कि हर अपराधी कोई ना कोई एक क्लू छोड़ जाता है। तो वो क्या है कि जिसने क्या किया, आपने जैसे पानी पिया और ध्यान नहीं रहा उसे, पानी पी के उसने यहीं रख दी बोतल। जब वो आए तो उन्होंने ये चेक किया कि यहाँ से सारे फिंगरप्रिंट्स लिए। उन फिंगरप्रिंट्स की पहचान हम जिस तकनीक के द्वारा करेंगे ना, वो तकनीक एक्चुअली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ही है। उसमें क्या करते हैं? आईआर स्पेक्ट्रम में हमारे पास पहले से ही कोई ज्ञात यौगिक होते हैं। हम जहां भी सस्पेक्ट जो जगह है, सस्पेक्ट प्लेस है, जो शकी, जो जहां पे जैसे कोई चीज जहां पे दुर्घटना हुई है, वहां से वो उठा के उस हमारे कंप्यूटर में हम उन फिंगरप्रिंट्स को फीड करते हैं, उन फिंगरप्रिंट्स को उस ज्ञात चीज से मैच करते हैं। और जैसे ही मैच करते हैं तो जिस तकनीक के द्वारा मैच किया जाता है वो होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ध्यान रखना, इंफ्रारेड का यूज ही होता है सीआईडी वगैरह में। यही कारण है कि हम अच्छे से फिंगरप्रिंट से अपराधी की पहचान कर पाते हैं। इसके बाद है यौगिक की संरचना का निर्धारण। वो तो यौगिक की पहचान थी, ये यौगिक की संरचना का निर्धारण है। देखो कितना आसान है। जैसे कोई यौगिक है, माना मेरे पास ये है CHO है, और यहां इसके 2 से 1 H2CHO ऐसे जुड़ा हुआ है। 2 और 2 4 हो गई कार्बन की वैलेंसीज। CH2 CH3OH CH3OH, 1 मिनट, 1 H और लगाना पड़ेगा। CH3, ये एक वैलेंसी ऐसे है ये,
ये कार्बन है, इससे एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ H जुड़ा हुआ है, एक और H, एक और H, 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो गई कार्बन की। यहाँ पे एक क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल है या नहीं? ये मेथिल अल्कोहल है, यहाँ OH दिखाई दे रहा है। अब इस यौगिक की संरचना हमें कैसे पता चलती है केमिस्ट्री के अंदर कि हम किसी यौगिक की पहचान कर सकें? तो जब हम इसके IR स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो जैसे ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम बन रहे हैं आराम से, ऐसे चल रहा है स्पेक्ट्रम। लेकिन जैसे ही पता चला कि उसके अंदर यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह है तो वो फटाफट से एक पीक दे देगा इस तरीके से। ये पीक एक्चुअली बताती है कि यहां कोई क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है या नहीं। तो इस प्रकार क्रियात्मक समूह की पहचान हो जाएगी, और क्रियात्मक समूह की पहचान हो गई तो यौगिक की संरचना का हम आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। ये किस तकनीक की वजह से हो पाता है? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से। अगला देखो, यौगिक की शुद्धता का निर्धारण। यौगिक शुद्ध है या अशुद्ध है, इसका पता कैसे लगाएंगे? यौगिक की शुद्धता का निर्धारण, यौगिक की शुद्धता का निर्धारण अरे बड़ा ही आसान है, बिल्कुल IR टेक्निक मैंने अभी आपको पढ़ा दी। यौगिक की शुद्धता का निर्धारण किस प्रकार करेंगे आप? तो देखिए, जैसे मेरे को कोई यौगिक है अल्कोहल, 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 इसी की पहचान करनी है। तो मेरे को किसी ने एक पानी की, मैं ऐसे पकड़ा दिया, ले ये पकड़ियो, इस यौगिक की पहचान करके ला कि इसमें कहीं, सिर्फ ये मेरे को एक अल्कोहल की बोतल पकड़ा दी, अल्कोहल की बोतल पकड़ा के कहा मुझसे कि जरा इसको टेस्ट करके ला कि इसमें अल्कोहल ही है या कुछ और है, या कुछ और है। तो देखो, तो फिर इस चीज के बारे में फिर से डाल दिया था आपने, इस चीज के बारे में कैसे पता चला? मैं लेके गई, मैंने IR स्पेक्ट्रम की एक मशीन आती है, फिजिक्स के लैब में रखी रहती है, उसमें मैंने उस अल्कोहल की बूंद 2 या 3 4 जो भी है उसको डाला। जैसे ही डाला तो मुझे स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, एक साइड में स्क्रीन लगी हुई होगी, उस पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे। अगर यौगिक शुद्ध होगा तो बिल्कुल सीधे सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे ये सीधे सीधे चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, चलता जाएगा चलता जाएगा, अगर कोई यौगिक अशुद्ध हुआ तो तुरंत फटाफट से उठा के एक पीक दे देगा। तो इस पीक से मुझे पता चल जाएगा कि इसमें कोई ना कोई अशुद्धि जरूर है, यानी कि इन्हें स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर शिखर कहते हैं। हमें जितने भी शिखर प्राप्त होते हैं उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से पता चल पाता है कि यौगिक शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमें कोई शिखर प्राप्त होगा तो हम फटाफट से पता लगा लेंगे कि यौगिक शुद्ध है या अशुद्ध। तो इस प्रकार IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम आसानी से क्या ज्ञात कर सकते हैं? यौगिक की शुद्धता का निर्धारण कर सकते हैं। ये आते हैं पेपर में, और आपको पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिख के आने हैं, बुक से पढ़ोगे तो बड़ा टफ लगेगा। अब आगे एक और अनुप्रयोग, रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन। ये कैसे बला आ गई? केमिकल काइनेटिक कहां पढ़ी है? केमिकल काइनेटिक्स हमने फर्स्ट ईयर की फिजिकल की 5th यूनिट में पढ़ी है, जहां पे मैडम मैंने कोटि निकालना सीखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना सीखा, ये सब चीजें मैंने निकालनी सीखी। तो उसके बेसिस पर मैंने क्या कहा कि वहां पे क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में बंध टूटते हैं और बनते हैं। रासायनिक बल गतिकी का मतलब होता है कि रसायन विज्ञान, एक बार रिजॉइन कर रहे हैं,